नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे ठेस। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु जी हैं। देखिए, इनका पहले हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ। उनका मृत्यु 1977 में हुआ। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणेश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज आदि उनके बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए, ठेस इस पाठ में उन्होंने क्या कहा है। देखिए, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो आइए पहले हम इस पाठ का परिचय पहला पढ़ते हैं और बाद में उसका आशय बताती हूँ। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या हुआ, क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई का मतलब है एक तृतीयांश काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसे हम मराठी में खुरप कहते हैं। वह घास या पिंक या फसल काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पगडंडी यानी कि बांध जो होते हैं खेत में, उसे कहा जाता है। पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। देखिए क्या कहते हैं। पहले मैं प्रस्तुत कथा बिहार के ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। वहाँ के लोगों के रहन सहन, खाने पीने के तरीके कैसे हैं, यह हमें इससे पता चलता है। वहाँ के सामाजिक संबंध, उच्च जाति तथा शिक्षित लोगों के छोटे लोगों को मिलने वाली बर्ताव आदि बातें हमें समझ में आती है। लोगों की मिलने वाली बर्ताव पर भी लेखक ने टिप्पणी की है। कारीगरी और कारीगरों के स्वाभिमान को बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। छोटे गांव में खेतीबाड़ी का काम करने के लिए किसान एक दूसरे के खेतों में जाते हैं। यह कथा एक कारीगर जो बुनाई का काम करता है उस पर आधारित है। उसका नाम सिरचन है। वह अपनी कला में माहिर है। यह कला उसने अपनी पत्नी से सीखी है, लेकिन उसकी पत्नी बच्चों का देहांत हो जाने पर वह बिल्कुल अकेला सा हो गया है, टूट गया है। उसकी रुचि तो अब ना कला में है या किसी कामकाज में है। वह अब तभी काम करता है जब उसे अन्न की ज़रूरत हो, यानी कि खाने के लिए सिर पर मिलने पर वह कौन सा भी काम हो तो वह करता है। आगे का भाग देखिए। खाने के लिए होने पर ही कहता है। सिरचन की स्थिति को गांव के लोग ठीक से समझ नहीं पाते और उसे काम के
लायक नहीं समझते हैं, उसे बेकार समझते हैं, मतलब मजदूरी में ज़बरदस्ती लिया गया या काम, इसलिए अपने खेत खलिहान के मजदूरी के लिए वे उसे नहीं बुलाते। वे उसे आलसी समझते हैं। उन्हें लगता है यदि उसे बुलाया भी जाए तो वह काम पर देरी से आएगा। जब एक तिहाई काम खत्म हो जाएगा, एक तिहाई एक तृतीयांश काम खत्म हो जाने पर वह आएगा, तब वह कहीं पहुंचेगा। तो ऐसे आदमी को मुफ्त की मजदूरी देने हो तो उसे बुलाया ठीक होगा। यानी कि मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो और बात है, वह आलसी है, इस तरह के लोगों का मतलब है। अब देखिए आगे का भाग। आज सिरचन को मुफ्तखोर यानी कि मुफ्त खाने वाला, कामचोर, कामचुकार और चटोर यानी हवरट बोलते हैं ना, उसे कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मंडैया यानी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना, प्रशंसा करना, वाह वाह कहना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकल चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। चिक यानी कि बांस की तिली से बना हुआ पर्दा बनाने के लिए उसे बुलाया जाता है। अब देखिए इसका आशय। आज सिरचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर समझते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था उसका कि बड़े बाबू लोगों की उसके झोपड़ी के सामने हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग उससे अदब से बात करते थे और उसकी तारीफ भी करते थे। तारीफ करते हुए थकते तक नहीं, इतनी उसकी तारीफ करते थे। वह एक अच्छा कारीगर जो था, उसकी यह कला बेजोड़ थी और लोग अपना काम करवाने के लिए उससे मीठी बातें करते थे। बांस की तिलियों का पर्दा, मोती की शीतल पाटी, मतलब एक प्रकार के घास की चटाई, ऐसी कई चीज़ें वह हाथ से बुनकर बनाता था और ऐसी चीज़ें लोग उसके बनवा कर लेते थे, शौक से इस्तेमाल करते थे। इतना वह अच्छा कारीगर है, जिसके कारण सिरचन को बहुत काम रहता था। अब देखिए आगे का भाग। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले से पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी कि खाने के लिए क्या क्या बनाया है। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है। इस तरह वह कहता है। देखिए इसका आशय। लेखक कहते हैं कि जब उसकी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती, यानी कि कोई चटाई बनानी हो या पर्दा बनाना हो तो उसे बुलाया जाता। तब लेखक माँ से पूछते कि आज भोग को यानी कि खाने के लिए क्या क्या बनाया है। यानी कि लेखक भी जानते थे कि अच्छा खाना हो तो वह सिरचन के काम अच्छा हो जाता है। खाने में थोड़ी भी कमी हो तो सिरचन का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। बेचारे सिरचन के घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता है और वह और कोई पैसे या और कोई चीज़ें नहीं लेता है। वह उसे अच्छा खाना दिया तो वह फटाफट उसका काम कर लेता है। तब माँ कहती है, लेखक कहते हैं, जब उसकी माँ उन्हें सिरचन को बुलाने के लिए भेजती तो लेखक माँ से पूछते, भोग के लिए क्या क्या लगेगा।
क्योंकि वह उसके अकेलेपन के कारण किसी चीज़ में रुचि नहीं रखता था। वह बिल्कुल टूट चुका था और बस खाने पीने के बदले में वह ऐसे काम कर लिया करता था। और लेखक के माँ के प्रति उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। वह उनके काम के लिए कभी ऐसी अपेक्षा भी नहीं करता था, जबकि उसका मिजाज एकदम, यानी कि वह लेखक की माँ से बहुत ही अच्छे उससे रिश्ते थे। इसी कारण उससे कभी भी वह काम की ना भी नहीं कहता था। अब देखिए आगे का भाग। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खर्चों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने के ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता और घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा है। काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। देखिए इसका आशय क्या बताया है। लेखक के सामने है उसने एक बार पड़ोसी गांव के जो पंचानन चौधरी की छोटी लड़की है उसे बेपानी किया था, यानी कि अपमानित किया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर, यानी कि थोड़ा सा खाने को देती है और बहुत सारा काम करती है। तरकारी का मतलब सब्जी, सब्जी भी वह बहुत ही कम देती है। इमली का रस बनाकर वह जो कढ़ी करती है, यानी कि मामूली घर में बनाने वाला जो खाना है वह चौधरी घराने के घर में भी इस तरह बनाया जाता है। इसी कारण वह कहता है कि तुम्हारे भाभी ने कहाँ से सीखा है, तुम्हारी भाभी यह कहाँ से बनाना सीखा है। इस तरह से वह उस चौधरी की जो छोटी लड़की है उसे अपमानित करता है। सिरचन को बुलाने के पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, म्हणजे यानी कि लेखक की जो माँ है वह बहुत ही उत्साह उमंग भरे शब्द कहती, उत्साह से कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। यानी कि आज आग फटफट, अब हम मराठी में बोलते हैं ना, आग फडफडत होती, कोण आठवण काढतं, अशा पद्धतीने, यानी की नेनू मत रही थी आणि म्हणून तुझी आठवण आली असं म्हणतात। घी के खरकोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, यानी कि जो समोसे की तरह ही स्वीट, यानी कि खरकोन बनाया जाता है और उसमें घी और शक्कर डालकर जो बहुत ही अच्छा बनाया जाता है वह सिरचन को पसंद है। इसी कारण वह कहते हैं कि मैंने आज बनाया है और तुम्हारी याद आई, तुम्हारे पसंद का बनाया है। यानी कि खरकोन के साथ चूड़ा, उसका चूड़ा बनाकर उसमें घी शक्कर डालकर खाना सिरचन को बहुत पसंद था। वह बनाने के बाद तुम्हारे मनपसंद बनाया है, याद आई। बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है। मोठी बेटी जो है उसके ससुराल से संवाद आया है। उसकी ननंद रूठी हुई है। और किसके लिए रूठी है, देखिए, घास की मोती शीतल पाटी के लिए, यानी कि मोती की घास चटाई के लिए वह रूठी हुई है। और बहुत ही अच्छी तरह से तुम शीतल पाटी बनवा कर दो, और मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसे ससुराल में भेज देती हूँ। और भेजने के बाद जो उसकी ननंद है, यानी कि बड़ी बेटी की जो ननंद है वह रूठी हुई है, उसका रूठापन भी चला जाएगा। इसी कारण अच्छी सी शीतल पाटी बनवा कर दो। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता। पनियानी यानी पानेदार जीभ। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, यानी कि सिरचन खाने को अच्छा हुआ हो तो वह बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। इसी कारण वह कहता है कि घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आया हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है।
ऐसा वह कहता है। आज हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक उसका आशय देखा है, उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।